हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियोस में हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। तो ये हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बीच में नागरिकता की बात की गई है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 में दिया गया है। तो नागरिकता जो है वो कहाँ से इंस्पायर्ड होकर भारत के संविधान में नागरिकता ली गई है, तो वो ब्रिटेन से इंस्पायर्ड होकर। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि राज्य व देश की नागरिकता एक ही होगी, ये है एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता वाले देश जो हैं वो जैसे यूएसए हैं और स्विट्जरलैंड है। नागरिकता के संबंध में हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। उसके बाद हम देखते हैं मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे अधिकार जिनका संविधान में वर्णन है, ये होते हैं मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मूल अधिकार कहाँ आए थे, तो सबसे पहले मूल अधिकार ब्रिटेन नामक देश में लिए गए थे, वो भी 1215 ईस्वी में। अब वहाँ ब्रिटेन के एक राजा थे किंग जॉन, जिन्होंने एक लिखित दस्तावेज दिया था अपनी जनता को और इसे ही मूल अधिकार कहा गया या मैग्ना कार्टा कहा गया। अमेरिका में मूल अधिकार 1791 ईस्वी में लागू हुए और इसे बिल ऑफ राइट्स या मूल अधिकार कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं भारत में मूल अधिकार की मांग कब हुई। तो भारत में मूल अधिकार की मांग सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में और स्वराज्य की मांग की थी और इसी को बाद में मूल अधिकारों की मांग कहा गया। फिर हम देखते हैं कि पहली बार पूर्ण मूल अधिकारों की मांग कब और किसने की थी, तो वो कराची अधिवेशन में की थी। और किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो उस समय के अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के। मूल अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। फिर हम देखते हैं कि मूल अधिकारों में निलंबन का अधिकार या आदेश किसके पास है, तो वो है राष्ट्रपति के पास। यानी मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद हम देखते हैं संविधान संशोधन 44वां, जो कि 1978 में हुआ, 1978 में हुआ। उसमें हम देखते हैं कि ये क्या है, तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर आपातकाल के समय सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। मूल अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है, तो भाग 3 में संविधान के, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाग 3 या जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक का वर्णन है और इसे ही हम मूल अधिकार या मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसे ग्रहण कहाँ से किया गया था, तो यूएसए से किया गया था, बिल ऑफ राइट्स से। और मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो पहले तो 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 थी। आर्टिकल 19 के IF में, यानी कि का F में, और मूल अधिकार और आर्टिकल 31 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स था, उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 थे। उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन संपत्ति के अधिकार फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 बचते हैं। यानी जो संपत्ति का अधिकार है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, हटाया नहीं गया, समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये आर्टिकल 300 का भाग में दिया गया है संपत्ति का अधिकार, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या हम कहें तो कितनी है, 6। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल अधिकार जो हैं वो कितने हैं, तो वो मूल अधिकार मेन रूप से 6 हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में दिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में दिया गया है।
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार ये है कि हम किसी भी जेंडर के तौर पर, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी राज्य में जाने और घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी शोषण नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी लिंग के आधार पर हम किसी भी तरीके से किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, या भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम शिक्षा संस्थानों आदि को खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14। तो विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए समान कानून बनाए गए हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी लिंग से संबंधित हो। उसके बाद आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में दिया गया है धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता या समान अवसर की समानता है। इसका ये मतलब है कि आपको वेतन के तौर पर, या स्त्री पुरुष हैं तो सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके से आपको समान अवसर की प्राप्ति हो, ये सुनिश्चित किया जाता है आर्टिकल 16 में। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 17। तो अस्पृश्यता या छुआछूत या अनटचेबिलिटी का अंत किया गया। अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता या छुआछूत से हमारा मतलब है कि पहले जाति प्रथा चलती थी, जिसमें छोटी जाति के लोगों को, जैसे सार्वजनिक स्थल, कुआं है या मंदिर है, वहां नहीं जाने दिया जाता था, उनको अछूत माना जाता था। तो आर्टिकल 17 में इसको समाप्त कर दिया गया। के बाद हम देखते हैं आर्टिकल 18। तो इसमें उपाधियों का अंत हो गया, यानी कि पहले बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी उन महान और श्रेष्ठ लोगों को, जिनको आर्टिकल 18 में इनको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 19 में वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी हम किसी भी चीज़, जैसे मीडिया है, फ़ोन टैपिंग है, यूट्यूब है, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हम अपनी समानता या सूचना किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। सभा करने का अधिकार है, हमें संगठन बनाने का अधिकार है, तो ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। घूमने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, बसने का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार जो हमें आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। ये अधिनियम कब बना? तो 2002 में बना, और इसे लागू कब किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया गया। उस समय हमारे यानी कि RTI जब लागू हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। RTI की अवधि क्या है? अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि जब हम किसी चीज़ के प्रति RTI दाखिल करते हैं तो न्यूनतम हमें 2 दिन के अंदर RTI प्राप्त हो जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 30 दिन के अंदर हमें RTI की सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे वजाहत हबीब उल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 20। तो अपराधों व द्वेष सिद्ध से संरक्षण का अधिकार जो है वो आर्टिकल 20 में दिया गया है, और इसके कई पॉइंट्स हैं। जैसे हम समझते हैं अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा। मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया और उस समय उस अपराध के लिए 1 वर्ष की सज़ा थी, फिर अगर मुझे जेल में बंद कर दिया गया, उसके बाद उस अपराध के लिए 3-4 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया, तो उस तरीके से काम नहीं होगा, मुझे 1 ही साल की सज़ा मिलेगी। यानी कि मैंने जिस समय अपराध किया है उस समय जिस सज़ा का प्रावधान है मुझे वही सज़ा मिलेगी। तो ये है आर्टिकल 20। उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। तो एक अपराध के लिए केवल 1 बार सज़ा का प्रावधान है, यानी कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको उसके लिए कोई 1 बार ही सज़ा दी जाएगी, बार-बार सज़ा आपको नहीं दी जाएगी। तीसरा है व्यक्ति को खुद की गवाही के लिए बाध्यकारी नहीं कर सकते, यानी कि हम देखते हैं कि सब
खुद की गवाही के लिए बाध्य करते हैं लोग कि हाँ, आपने ये अपराध किया है, आप कबूल करो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 20 में। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21, तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 में, और इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रीढ़ कहा है। इसमें जीने का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है, साफ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, लव मैरिज का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे संविधान की रीढ़ भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसके द्वारा आर्टिकल 21 का जोड़ा गया है। यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें आर्टिकल 21 का जोड़ा गया है, और इसमें मूल शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन सी दो बातें कही गई हैं? तो मूल शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया है। शिक्षा सभी का मूल अधिकार है, जितने भी बच्चे हैं। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ये है आर्टिकल 21 का। उसके बाद हम देखते हैं तो आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बचाव का अधिकार, यानी अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो उसे आपको पहले तो कारण बताना होगा, ऐसे ही कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और उसके बाद है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। यानी दो चीज़ें इस आर्टिकल 22 में कही गई हैं कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और गिरफ्तार करने के 24 घंटों के अंदर उसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 23, तो मानव व्यापार व बाल प्रतिषेध, यानी इसमें कोई भी जो मानव तस्करी की जाती है उसका प्रतिषेध है आर्टिकल नंबर 21 में। यानी मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा, यानी मानव को बेचा या उसका व्यापार नहीं किया जा सकता है। दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी या बेगार प्रथा, ऐसी सारी प्रथाओं को आर्टिकल 23 के अंदर निषेध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 24, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिन बच्चों की एज 14 वर्ष से कम है उनको किसी भी कारखाने में आप काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। ये है आर्टिकल 24। उसके बाद है आर्टिकल 25, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्यकारी नहीं कर सकते हैं, ये दिया गया है आर्टिकल 25 में। यानी हमें हमारे धर्म का प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हम उसके रैली कर सकते हैं और संगठन बना सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 25 में हमें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हम किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 26, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम रैली बना सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। तो ये है आर्टिकल 26 में, इन सभी चीज़ों के लिए हमें छूट दी गई है। उसके बाद है आर्टिकल 27, तो धर्म के आधार पर टैक्स देने के लिए बाध्यकारी नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको उस धर्म के लिए आपको टैक्स देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल नंबर 27 में। उसके बाद हम देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 28 आता है, तो किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थान मतलब अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल मान ले हम हैं तो वहाँ पे धर्म से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी धर्म को ज़्यादा वरीयता दें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप कोई भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 29 देखते हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे देश में अल्पसंख्यक, तो जैसे मुस्लिम वर्ग हैं और जैन वर्ग हैं, तो इनको अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है, और बहुत सारे अधिकार इनको इस तरीके के दिए जाते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है पर 2 नहीं लिखा हुआ है, तो 32 है ये आर्टिकल नंबर 32। तो हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर आप
हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी उसे समानता उसको समानता नहीं दी जा रही है या स्वतंत्रता उसको नहीं दी जा रही है या शोषण किया जा रहा है उसका, तो इसके लिए वो बिल्कुल फ्री है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 का यूज़ करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, तो संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है मूल अधिकारों का, तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसे अपील कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 रिट दिए जाते हैं। अब ये रिट क्या हैं, तो हम देखते हैं ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो देखते हैं ये क्या है। तो आर्टिकल 32 में है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का यूज़ करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 का यूज़ करके वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और आर्टिकल 226 का यूज़ करके वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हम 5 रिट देखते हैं कि वो 5 रिट क्या क्या हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हार्बियस कॉर्पस। तो इसका अर्थ क्या है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए। तो अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है परमादेश। तो इसका अर्थ क्या है कि हम आदेश देते हैं कर्तव्य करो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और इसका कारण क्या है कि जब लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे, यानी कि जब कोई लोक अधिकारी जो है वो अपने कर्तव्य का पालन, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है, तो उसके लिए परमादेश रिट जारी की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आदेश देता है कि अपना कर्तव्य उसे करना चाहिए। उसके बाद है तीसरा प्रतिषेध या प्रोविशन। तो इसका अर्थ है मना करना या रोकना, और इसका कारण क्या है, अपने से निचली अदालतों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं, वो अपनी से निचले अदालतों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए प्रोविजन नामक रिट को जारी करती हैं। उसके बाद चौथा है उत्प्रेक्षण। तो उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या है, आदेश रद्द करना, और इसका कारण है कि जब उत्प्रेक्षा का कारण है कि जब निर्णय आ चुका हो तो उसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेक्षण नामक रिट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पांचवा जो रिट है वो अधिकार प्रेक्षा है, और इसका अर्थ है किस अधिकार से, और कारण क्या है, जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से लोक पद कोई धारण कर ले, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से कोई सरकारी पद धारण करे तो उसके लिए हम कौन सा रिट जारी कर सकते हैं, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी कर सकती है, तो अधिकार प्रेक्षा नामक रिट को जारी कर सकती है। अब आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, और सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही नई वीडियोस के साथ आपके साथ प्रस्तुत होती रहूं।